नमस्कार मित्रों, बीएसटीसी जो संस्कृत का हमारा पेपर हुआ है अभी 28 अगस्त का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की है कि सर हमें पूरा पेपर बताएं संस्कृत का। बच्चों के हिसाब से जो प्रश्न हमारे पास आए हैं, बच्चों ने जो प्रश्न हम तक पहुंचाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हमने 21 प्रश्न आपको सॉल्व करवाए थे संस्कृत के। आज हम यहां पर जो हमारे शेष प्रश्न बचे हुए हैं, यानी कि 9 प्रश्न हम और आपको बताने वाले हैं। आज टोटल करके हमारे 30 प्रश्न हो जाएंगे, तो आप आराम से देख लेंगे और इससे आपको अंदाजा भी लग जाएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, और यदि हमारे संस्कृत की क्लास आप लेना चाहते हैं ऐप के माध्यम से, तो हमारा ऐप है मिशन संस्कृत, वहां भी आप क्लास ले सकते हैं और चैनल पर भी आप क्लास ले सकते हैं। ठीक, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए मैं एक एक को आराम से समझा दूंगा। सबसे पहला सवाल है हमारा, ह्री धातो लोट लकारे उत्तम पुरुषे एकवचने रूपम भवति। मतलब ह्री धातु, ह्री का मतलब होता है चुराना या हरण करना, ठीक है ना। तो यहां पर आपको बताना लोट लकार के अंदर उत्तम पुरुष में एक वचन, तो इसका रूप कैसे चलेगा। आपको पट धातु याद होगी बच्चों। पट धातु में कैसे चलता है, पठतु। क्या चलता है, पठतु। तो यहां चलेगा हरतु। क्या चलेगा, हरतु। अब हरतु और पठतु एक जैसे आप चला के देख लीजिए, अपने आप ही पता चल जाएगा। हरतु, हरताम, हरंतु, हर, हरतम, हरत, हराणी। हराणी, णी आएगा इसमें, हराणी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा हराणी। इस तरह से आप देख सकते हैं, हराणी। ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जहां भी ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। मैं केवल आंसर आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब ये ए बे सैद जहां भी है वो आप समझ जाना। हराणी बनता है, जैसे पठ को बोलोगे तो पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी। ऐसे ही उसमें हराणी बनता है, ठीक है ना। ऐसे वहां णत्व हो जाता है। तो पहला सवाल हमारा हो जाता है। इसके बाद में अगला सवाल है 4। तो ऐसे करके बच्चों यहां पर हमारा पहला सवाल आप समझ चुके हैं। अब हमारा अगला सवाल है, देखिए यहां पर दूसरा सवाल है, चा अर्थे खाली जगह समास है भवति, यानी चे के अर्थ में कौन सा समास होता है, ये हमारा प्रश्न है। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं। एक सूत्र चलता है, चा अर्थे द्वंद्व, अर्थात चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। यानी जहां पर चे आ जाए, चे का मतलब और होता है, जैसे माता और पिता, राम और श्याम, गणेश और मोहन, इस तरह का जो हमारा विग्रह होता है वो होता है द्वंद्व समास में। तो चे के अर्थ में द्वंद्व समास होता है, तो यहां लिख देंगे आप द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, अगला सवाल है, द्विगु समासस्य उदाहरणम नास्ति। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है। अब देखो द्विगु समास में होता क्या है, संख्या पूर्व द्विगु। जब संख्या पहले आ जाए तो वहां पर द्विगु समास होता है, लेकिन कुछ विशेष कंडीशन होती हैं, वहां हम द्विगु समास नहीं कर सकते, जैसे कि हमने अव्ययभाव समास में आपको बताया था। ठीक है, नदि विश्च सूत्र के माध्यम से। यहां पर आप देखेंगे उदाहरण दिए हुए हैं हमारे सामने, जैसे कि दशानन है एक उदाहरण है, एक उदाहरण है त्रिभुवनम, पंचवटी, शतावधि। ठीक है, देखो मैं बता देता हूं, द्विगु समास त्रिभुवनम में होगा, बिल्कुल सही है। पंचवटी में होगा, बिल्कुल सही है। शतावधि में होगा, बिल्कुल सही है। लेकिन दशानन है जो हमारा शब्द है, यहां पर आपका द्विगु समास नहीं है। देखो द्विगु समासस्य उदाहरणम नास्ति, यानी कौन सा नहीं है वही तो ढूंढना है। यहां पर दशानन का मतलब हो गया कि दश है आनन जिसके ऐसा वह, 10 है मुख जिसके ऐसा वह। इसका मतलब अन्य अर्थ प्रधान हो रहा है, कोई तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहां अन्य अर्थ की प्रधानता होती है वहां बहुब्री समास होता है। हमने आपको जब समास पढ़ाए थे तो ये उदाहरण भी समझाया था, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो दशानन जो हमारा शब्द है यहां पर बहुब्री समास होगा बच्चों। कौन सा होगा, बहुब्री। जबकि हमें बताना क्या है, द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। मतलब एक उदाहरण ऐसा है जो द्विगु समास का नहीं है, बाकी सारे उदाहरण द्विगु समास के हैं, ऐसा इसका मतलब है। आगे है अशुद्ध स्वरूपम नास्ति, मतलब अशुद्ध इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
एक ऐसा उदाहरण है जो अशुद्ध नहीं है, बाकी सारे अशुद्ध हैं। जैसे कि लतान, ये भी अशुद्ध है आपका। लताये, ये भी अशुद्ध है। लता णाम, ये भी अशुद्ध है, क्योंकि इसमें णाम नहीं होता, नाम होता है। लता ये नहीं होता, लता यही होता है। इसमें लतान नहीं बनता, रामान की तरह नहीं बनता है। ठीक है। लता लते लताहा, लताम लते लताहा, जैसे रमा का चलता, रमा रमे रमाहा, रमाम रमे रमाहा, ऐसे रूप बनता है इसका। तो लेकिन यहां पर लतयो लिखा हुआ है, लतयो हो, ये एकदम सही है, एकदम सही है। यही तो हमें बताना है। क्या पूछ रहा है? अशुद्ध स्वरूपम नास्ति, जो गलत नहीं है वो आपको ढूंढना है। ये हमारा पद गलत नहीं है, ये एकदम सही है। आप लता का रूप बोलिए या रमा का बोलिए, एक ही बात है। जब आप बोलोगे षष्ठी के द्विवचन में, सप्तमी के द्विवचन में, तो ये वाला रूप मिलेगा। कैसे मिलेगा? रमायाः रमयोः, लतायाः लतयोः, लतानाम लतायाम लतयोः लतासु, इस तरह से बनता है। तो ये द्विवचन के अंदर बनता, एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आगे। क्षत्रिय प्रत्यांतस्य उदाहरणम वर्तते, आपको क्षत्रिय प्रत्यय का उदाहरण बताना है इनमें से। किसका? क्षत्रिय प्रत्यय का। हमने आपको क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ाया था, उसमें तरीका समझाया था कि किस तरह से इसके उदाहरण बनाए जाते हैं, क्षत्रिय को धातु में कैसे लगाया जाता है, सब कुछ आपको समझा रखा है। सीधा हम आंसर की बात करेंगे। यहां पर स्नात है, पहला है, इसमें हमारा क्षत्रिय नहीं है। एक है घ्नन, इसमें हमारा क्षत्रिय है, यही हमारा करेक्ट है। सिद्ध में क्षत्रिय नहीं है, निहत्य में क्षत्रिय नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, आप सब जानते होंगे। ठीक है ना। लेकिन यहां पर घ्नन, जो घ्नन है, घ्नन, इसमें हमारा क्या है? क्षत्रिय प्रत्यय है। मैंने क्षत्रिय प्रत्यय बताया था, जैसे पठ में लगाना है तो इसका प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप बोलिए, जैसे पठंती बनता है आपका, तो इसमें से आपको ई और तय को हटाना है तो बचता है पठन। इसी तरह से आपको इसका रूप बोलना है, यही आपको करना है तो आपका रूप क्षत्रिय का बन जाता है। इसका रूप चलता है हंति हतः घ्नन्ति, घ्नन्ति, तो इसमें घनन हो जाएगा, घ्नन घ्नन, घ्नन्ति की जगह। तो ये हमारा किसका रूप है? क्षत्रिय का रूप हो गया। ठीक, आगे चलो। अब देखो बच्चों, अगला है, इसमें हमारा सवाल असंगतम विकल्पम चिनुता। असंगत विकल्प आपको बताना है, जो संगत नहीं है मतलब जो सही नहीं है वो हमें छांटना है। देखते हैं। पहला है चतुर्युगम। चतुर्युगम में कौन सा समास है? तो सिंपल है कि द्विगु समास होगा। ठीक है, ये एकदम सही है, लेकिन हमें वो बताना है जो सही नहीं है, जो संगति नहीं है, जिनकी सही संगत सही नहीं है, वो हमें छांटना है। पितरऊ, पितरऊ में कौन सा होता है भैया? द्वंद्व समास होता है। माता च पिता च, माता पितरऊ या पितरऊ दोनों रूप बनते हैं वहां पर। तो यहां पर दिगु लिखा हुआ है जो कि गलत है, यहां दिगु नहीं होता। और हमें यही समझाना है, यही हमें बताना है कि इनमें गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है। तो हमें मिल गया, ये असंगत है। यूपदारु में तत्पुरुष समास है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यूपदारु में हमने आपको बता रखा है चतुर्थी तत्पुरुष समास, मैंने पढ़ाया हुआ है, ये उदाहरण भी लिखाया हुआ है। राजपुरुष में राज्ञा पुरुष षष्ठी तत्पुरुष समास, ये भी हमने बता रखा है, इसमें भी तत्पुरुष हो गया, इसमें भी तत्पुरुष हो गया। लेकिन पितरऊ के अंदर द्वंद्व समास होता है, ये संगत नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाता है। अगला सवाल है इक्तिन प्रत्यांतस्य उदाहरणम नास्ति। तिन प्रत्यय, जो तिन प्रत्यय होता है हमारा इस तरह से, इसका उदाहरण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है बच्चों। तो देखो, दीक्षितुम, कृष्टि, रिद्धि, दृष्टि ही। अब यहां पर सिंपल है, दिख रहा है ये वाला आपका पहला, इसमें तुम दिख रहा है, इसका मतलब इसमें आपका तिन प्रत्यय नहीं है, इसमें तुमन प्रत्यय है। तुमन सीधा दिख गया, हमें आंसर ही तो हमें ढूंढना है बस। तो इसमें हमारा ये राइट हो जाएगा दीक्षितुम, क्योंकि यहां पर तुमन प्रत्यय है। आगे चलो, आगे देखिए, ये सवाल आया था, इसमें बहुत बार बच्चे अलग अलग सवाल इसको बता रहे हैं। हमें जो सवाल मिला, हमारे पास ओरिजिनल संस्कृत में लिखा हुआ नहीं मिल पाया कि वास्तव में सवाल किस तरह से पूछा गया, लेकिन बच्चों ने जो लिख करके भेजा है उसमें मेरी जो समझ में आया, हमारे जो समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि भाई ये सवाल इस तरह से हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको अलग रूप में भी लिख करके भेज रहे थे, लेकिन इसमें हमारे हिसाब से सवाल इस तरह से हो सकता है कि जो विभक्ति कारक नहीं है, यानी जो विभक्ति आपको, जो विभक्ति दे रखी है ऑप्शन में, उनमें से ये बताना है कि इसमें कारक कौन सा नहीं माना जाता है। ठीक है, विभक्ति तो होती है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मतलब कौन सी विभक्ति कारक में नहीं होती है। विभक्तियां तो सारी होती हैं, लेकिन एक कारक है जो हम कारक नहीं मानते,
उसकी विभक्ति तो होती है लेकिन उसको कारक में नहीं माना जाता है, वो है आपका संबंध कारक। विभक्ति षष्ठी होती है संबंध में लेकिन उसको कारक नहीं माना जाता, तो यहां पर इसके आधार पर उत्तर इसका षष्ठी हो जाएगा। जिन्होंने षष्ठी किया है उनका राइट आंसर है ये। ठीक है बच्चों, क्लियर। ऐसे आज का हमारा इसमें लास्ट क्वेश्चन है प्रतिदिनम। इसका समास विग्रह क्या होगा? प्रतिदिनम का समास विग्रह, तो प्रतिदिनम हमने उदाहरण बताया हुआ है, अव्ययभाव समास है इसके अंदर, और विग्रह हो जाएगा दिनम दिनम प्रति। प्रतिदिनम आप लिख सकते हैं दिनम दिनम प्रति इति प्रतिदिनम। ठीक है, जैसे प्रति प्रति पलम प्रतिपलम, इस तरह से प्रति प्रतिदिनम प्रतिदिनम, इस तरह हम उदाहरण इसमें बना सकते हैं। तो ऐसे करके हमने यहां पर आपको टोटल 9 प्रश्न बताए और इससे पहले 21, तो 21 और 9 टोटल हमारे 30 प्रश्न हो जाते हैं बच्चों। अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें मिस्टेक भी हो सकती है कुछ ऑप्शंस की, क्योंकि हमें बच्चों ने जो भेजे हैं उन्हीं को हम बता रहे हैं। एज इट इज कोई हमारे पास पेपर तो है नहीं, क्योंकि आगे से पेपर मिलता नहीं है और ना कहीं से पेपर हमारे पास आया है। कुछ एक क्वेश्चन जरूर हमें मिले हैं पेपर के भी, लेकिन सारे के सारे प्रश्न नहीं मिले। बच्चों ने जो बताए हैं उसके आधार पर मैंने आपको यहां आंसर की बता दी है। ये हमारा आंसर की का सेकंड पार्ट रहेगा। आराम से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बहुत जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मैं अगला वीडियो आपको एक बताऊंगा जिसमें रिजल्ट के बारे में चर्चा होगी। इसके बाद में एक कट ऑफ की बात चल रही है, बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमें कट ऑफ बताएं, तो मैं एक क्लास कट ऑफ की भी लेकर आ रहा हूं जिसमें कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। और संस्कृत के विद्यार्थी सेपरेट पूछ रहे हैं कि सर संस्कृत के बारे में बताइए। कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर संस्कृत से BSTC करने से हमें क्या फायदा होगा, इसके लिए भी अलग से मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास का इंतजार करें और इस क्लास को आप देखें, और चैनल को अब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि आगे भी क्लासेज मिलती रहेंगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, वंदे मातरम।